हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 61। आज हमारा लेक्चर है 61। इसके अंदर आज हम आर्टिकल्स जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 114 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 114 कानून शहादत और इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर बात करें तो वो सेक्शंस बन जाएगा हमारे पास 115। मतलब 114 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 115 है। ये इसलिए बताता हूँ कि आप रेफरेंस वो देख लें, उसकी कमेंट्री भी आप देख लिया करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी केस लॉस वगैरह मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास डील करता है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 114 से लेकर 11 हमारे पास 116 तक, मतलब 114 से लेकर 116 तक जो डील करते हैं वो डील करते हैं एस्टोपल से। ये चैप्टर हमारे पास 8 है, इसके अंदर आज हम एस्टोपल को डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो बेयर रीडिंग है वो आइए देख लेते हैं। 114 एस्टोपल। अब एस्टोपल है क्या? ठीक है, व्हेन वन पर्सन हेज बाय हिज डिक्लेरेशन, जब कोई भी शख्स अपने दावा के तहत एक्ट और ओमिशन, अपने कोई किसी अमल या फिर अपनी किसी भूल वगैरह से इंटेंशनली, बिल्कुल इरादे से, काज्ड आर परमिटेड एन अदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। ठीक है, किसी शख्स को बनाए या फिर किसी शख्स को इजाज़त दे कि आप इस चीज़ को सच मान लें। ठीक है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और ऐसे सच्चाई पर, ऐसे सच पर आप जो है भरोसा करें। नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड, ना ये खुद ना ही इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंट कौन तो होता है? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स, मतलब नुमाइंदा। ठीक है, उसको इजाज़त हरगिज़ नहीं है। किस चीज़ की इजाज़त? इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, किसी भी सूट या किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, बिटवीन हिमसेल्फ, जो कि इसके दरमियान हो, एंड सच पर्सन आर हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो इस किसी और मतलब पर्सन के या फिर उसके जो भी उसका नुमाइंदा वगैरह है उसके दरमियान, टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। मतलब वो जो इसने जो सच कहा था कि ये बात सच है, और किसी शख्स को उन पर इंड्यूस किया कि आप इस बात को सच माने, तो फिर वो आगे चल के उस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो मैंने कहा था वो तो झूठ था। ठीक है, आ रही बस समझ, यहाँ तक बात क्लियर है? ये एस्टोपल जो है ना, वो रूल ऑफ, जो एस्टोपल है, क्या ये रूल ऑफ एविडेंस है या रूल ऑफ लॉ है? ये रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मतलब एस्टोपल मतलब कोई एक चीज़ ऐसी जो आप एक बार जो अगर किसी को कहते हैं तो फिर आप उससे मुकर नहीं सकते, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या करेगी? रूल ऑफ एस्टोपलेट जो है वो ऑपरेट करेगा आपके उस चीज़ को, आपकी उस बात को हिट करेगा कि आपने इस जगह पर आपने ये बात की थी, अब जो है आप इसको इनकार नहीं कर सकते। मतलब ये एडमिशन की तरह ही है। अब अगर एक बार आप एडमिशन करते हैं तो दोबारा आप उस एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। आर्टिकल 114 का इलस्ट्रेशन ये है, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली, मतलब कोई शख्स है ए, ठीक है, वो इरादे से, ठीक है, एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए जो है वो बी को कहता है कि कोई ज़मीन है, फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो है ये ज़मीन मेरी है। कौन कहता है? ए बी को कहता है। ठीक है, और मतलब इरादे से और झूठ बोल के बी को ये यकीन दिलाता है कि ये ज़मीन मेरी है, एंड देयर बाय इंड्यूस बी टू पे एंड पे फॉर इट, और इसलिए ए जो है वो बी को कहता है आप इस ज़मीन को परचेज करें। ठीक है, इस ज़मीन को खरीदें और इसके मुझे पैसे दें आप। ठीक है, मतलब ए ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, बी को कहा कि आप इस ज़मीन को खरीद लें। तो अब क्या होता है? बी ने इस ज़मीन को परचेज कर लिया। ठीक है, बी ने इस ज़मीन को परचेज कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, बी ने एग्रीमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से इसको परचेज कर लिया। उसके बाद क्या होता है? द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए। जब इन्होंने, ए ने जब बी को कहा कि जब ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, उस वक्त ये ज़मीन जो है वो ए की नहीं थी। ठीक है, वो ज़मीन ए की
नहीं थी, मगर बाद में क्या हुआ, ये ज़मीन जो है वो ए की हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए, जो वही ज़मीन है जो बी को ए ने कहा था कि ज़मीन मेरी है और आप खरीद करें, और एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ। ठीक है, और इसके ए ने और हमारे पास बी ने पैसे भी दे दिए ए को। ठीक है, मगर बाद में वही प्रॉपर्टी जो इसने झूठ बोला था वही प्रॉपर्टी किसकी हो गई, ए की हो गई। एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट, और अब ए क्या करता है, ए जो है ये सीक्स करता है, कोर्ट को अप्रोच करता है कि ये जो सेल जो है ना इसको सेट असाइड कर दिया, मतलब ये जो सेल है इसको ख़त्म कर दिया जाए। सेट असाइड किस समझते हैं, ख़त्म करना। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, अब क्यों, किस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, किस जवाज़ पर, एट द टाइम ऑफ द सेल, कि जब मैंने ये फरोख्त किया, मैंने ये ज़मीन जब सेल आउट की, ही हैड नो टाइटल, मेरे पास कोई इसका टाइटल नहीं था, ये ज़मीन तो मेरी थी नहीं, ये ज़मीन तो किसी और की थी। ठीक है, क्या है ये ज़मीन तो किसी और की थी। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, तो फिर अब इसको इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी कि ये अपना टाइटल का ना होना जो है वो साबित करे। आ रही बात समझ में, मतलब इसको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप आके कोर्ट में ये साबित कर लें कि ये जब आपने एग्रीमेंट इससे किया उस टाइम ये ज़मीन आपकी नहीं थी। ठीक है, ये इसकी ज़मीन थी या नहीं थी, इसने सेल आउट की है और अब इसके नाम पर है, तो ये जो है इसे मुकर नहीं सकता है। हमारी बात समझ में, ये बात क्लियर है, यही है रूल ऑफ एस्टोपल। बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आपको समझने में मज़ा आएगा। अब वांट जो वर्ड है, ठीक है, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, मतलब जो वांट वर्ड जो है ना, वांट वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है लेक, LAC के लेक, लेक मतलब कमी होना, या फिर विदाउट ऑफ टाइटल। आप इसको ऐसे पढ़ लें, इसको वांट नहीं पढ़ें, इसकी जगह पर आप पढ़ें विदाउट। कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, विदाउट। ठीक है, अब इसको पढ़ें, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज विदाउट ऑफ टाइटल, he must not be allowed to prove that he has no title, ऐसा भी कह सकते हैं, या विदाउट ऑफ टाइटल। ठीक है, आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे पास आर्टिकल 115। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल 115 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 116 है। ये हमारे पास एस्टोपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ पर्सन इन पोजीशन। अब ये क्या बात करता है, यहाँ पर दो चीज़ों की बात आ गई। एक हमारे पास वर्ड आ गया टेनेंसी, ठीक है, क्या आ गया, टेनेंसी, और दूसरा वर्ड आ गया हमारे पास लाइसेंस। ठीक है, अब टेनेंसी में कौन सी पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती है टेनेंसी में। कौन कौन से, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा हमारे पास टेनेंट। जो देने वाला है, जो किराए पे कोई जगह, मकान या फिर कोई ज़मीन दे रहा है उसको हम लैंडलॉर्ड कहेंगे, और जो लेने वाला है उसको हम कहेंगे टेनेंट। ठीक है, और लाइसेंस मतलब टेनेंसी का मतलब है किराया, किराएदारी। ठीक है, किराएदारी। और लाइसेंस का मतलब क्या है, मतलब किसी को भी परमिशन देना, किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, कोई काम करने के लिए इजाज़तनामा देना। अब इसके अंदर भी दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, एक हमारे पास होता है हमारे लाइसेंस के अंदर एक होता है लाइसनर, ठीक है, देने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है लाइसनी, लेने वाला, माना इजाज़तनामा लेने वाला। एक इजाज़त देने वाला और दूसरा इजाज़तनामा लेने वाला। तो यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे गए हैं, दोनों में से एक एक वर्ड लिखे, मतलब दोनों लेने वालों के नाम लिखे गए हैं। मतलब कि अगर कोई किराएदार किराए पे कहीं पर रहता है, ठीक है, कहीं पर किराए पर कोई मकान लेता है या फिर किराए पर कोई ज़मीन लेता है, ठीक है, ज़मीन या फिर किराए पर मकान या फिर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर लेता है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन किसी चीज़ का, किसी मकान का, किसी ज़मीन का जो है लाइसेंस लेता है,
ठीक है, उस शख्स के बारे में। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी किराएदार जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, आर पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, या फिर उस किराएदार के जो है बुनियाद पर जो दावा करता हो, शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी, मतलब जब तक वो किराएदारी चल रही है, जब तक वो एक किराएदार है, बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी अ टाइटल टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो इनकार नहीं कर सकता कि ये जो है जब मैंने इसे किराए पे ये मकान लिया तो इसके बाद तो इसका टाइटल ही नहीं था, इसके पास तो इसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए है कि ये है टेनेंसी। अब हम पहले देख लेते हैं क्या, टेनेंसी देख लेते हैं, ठीक है। अब ए अपना मकान बी को किराए पे देता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बी जो है बाद में जाकर कहता है, सूट फाइल करता है कि ए के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोई टाइटल ही नहीं है, तो फिर क्या बी का जो है जो क्लेम जो है वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये जो है ये टेनेंट है, बी क्या है? टेनेंट है, किराएदार है, और किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है। आधी बात समझिए, ये बात आपकी जहन में फिट होनी चाहिए। किराएदार एक बार अगर किराएदार डिक्लेयर हो चुका है तो वो फिर हमेशा किराएदार रहेगा। एक शख्स बी आके कहता है कोर्ट में, सर मैं इसकी जायदाद मैंने किराए पर ली थी, मगर अब मैं इसको किराया नहीं दूंगा क्योंकि इसके पास तो टाइटल ही नहीं है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर उसके पास नहीं है तो फिर आपका हक नहीं है इस पोजीशन को रिटेन करने का। यहाँ तक बात क्लियर? मतलब ये इनकार नहीं कर सकता कि इसके पास टाइटल नहीं है, मतलब इसके पास टाइटल था तभी आपने जो है ये मकान जो है किराए पर लिया, ये जगह जो है आपने किराए पर ली, ये ज़मीन आपने किराए पर ली। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession मतलब कोई शख्स उस प्रॉपर्टी पर जो कब्जे पर आ रहा है किसी लाइसेंस के थ्रू, किसी इजाज़तनामे के ज़रिए, वो बाद में ये इनकार नहीं कर सकता। क्या इनकार नहीं कर सकता? कि जिस शख्स ने मुझे लाइसेंस दिया उसके पास क्या नहीं थी, thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such position at the time when such license was given, कि जब मुझे लाइसेंस दिया गया तब इसके पास तो कोई हमारे पास टाइटल ही नहीं था। कैसे? ए है, दो पार्टी थे यहाँ पर, एक ए है और एक बी है। ए ने अपना जो है अपनी ज़मीन को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका लाइसेंस दे दिया बी को। फॉर एग्जांपल कैसे? टेनेंट, तो हम टेनेंट की बात तो नहीं कर रहे, टेनेंसी की जिसके अंदर लैंडलॉर्ड होता है और टेनेंट होता है, ठीक है, किराएदार उसकी बात नहीं कर रहे। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इजाज़तनामे की। फॉर एग्जांपल ए की ज़मीन है, ये ज़मीन है ए की, ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़ा गार्डन है, किसका? मैंगो का गार्डन है। अब ए ने क्या दे दिया? परमिशन दे दी, मतलब लाइसेंस दे दिया बी को कि आप इसको 2 साल के लिए खाएं। बी ने क्या किया? बी ने इस मैंगो गार्डन का पोजीशन अपने पास ले लिया, और बाद में पोजीशन में आने के बाद उस लाइसेंस के थ्रू जब ये पोजीशन में आ गया तो उसके बाद ये बी दावा करता है ए के ऊपर कि जज साहब ए के पास तो कोई टाइटल ही नहीं था, जो मुझे इन्होंने लाइसेंस दिया, इन्होंने परमिशन दी, ठीक है, लाइसेंस कहता है, ठीक है, तो फिर इस लाइसेंस की बात जो है नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। लाइसेंसर ने जब लाइसेंस इशू किया और लाइसेंस लिया, एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि मैं इस लाइसेंस के थ्रू जो है पोजीशन में आया हूँ, तो फिर ये आगे चलकर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जो है लाइसेंसर जो है इजाज़त लाइसेंस देने वाले के पास टाइटल है या नहीं है, उस बात पर ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है। क्या तक बात क्लियर? इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सर्कमटेंसेस हैं। एवरी एंड ईच केस जो उनके सर्कमटेंसेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो मैं उसको भी मैं थोड़ा ब्रीफ में आगे जाके डिस्कस करूँगा, जब अलग से मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा। मगर ये बेयर रीडिंग चल रही है तो इसके अंदर आप सिर्फ ये समझें कि हमारे पास क्या है, आर्टिकल 115 बात करता है कि कोई किराएदार या फिर कोई लाइसेंस जो इजाज़तनामा लेने वाला किराएदार, कोई किराएदार का एग्रीमेंट बना के जब कोई कब्ज़े में जाता है, कब्ज़े में जाने के बाद इस बात से नहीं मुकर सकता
इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं जिस किराए की ज़मीन पर या किराए के मकान पर आया हूँ उस किराए के मकान का मालिक के पास कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है, कोई उसके पास टाइटल ही मौजूद नहीं है। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता। आगे बस समझिए। इसी तरह टेनेंट और लाइसेंसी इनकार नहीं कर सकते इस बात से। वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास आर्टिकल 116 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये हो जाएगा 117। ये बात करता है एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसिंग। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बेलमेंट और लाइसेंस। लाइसेंस भी यहाँ पर आ गया दोबारा से, ठीक। आइए इसको देख लेते हैं हम कैसे। एस्टोपल तो आपको पता है कि एस्टोपल क्या है। एस्टोपल हमारे पास रूल ऑफ एविडेंस है जो कि रोकता है किसी बात को। एक बार अगर कोई शख्स किसी चीज़ को असर्ट करता है तो फिर वो उसको डिनाई नहीं कर सकता आगे चल के। ये एस्टोपल उसको हिट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई। पहले हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। नो एक्सेप्टर of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it। पहले हम आ जाते हम बिल ऑफ एक्सचेंज पर। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रायर, ठीक है, जिसने जो ड्रा करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और दूसरी पार्टी होती है ड्राई, ठीक है, जो ड्राई होती है, जो एक्सेप्ट करती है। और तीसरी पार्टी होती है पेई, जिसको पैसे पे होने होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने वाला, मतलब कौन एक्सेप्ट करता है इसको, इंडोर्स कौन करता है? ड्रायर करता। वो हमारे पास कौन करता है? ड्राई करता है। ड्रायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो ड्रायर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो फिर जो ड्राई है ना, ड्राई, DRAWE, ड्राई, तो फिर ड्राई जो है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इस बात से मुकर नहीं सकता कि जो बिल जो ड्रा किया है ना, जो ड्रायर है, ठीक है, उसने जो है उसको ये बिल ड्रा नहीं करना चाहिए था। मतलब जिस शख्स को बिल ड्रा करना चाहिए था उसने ये ड्रा नहीं किया। मतलब ये शख्स जो है ये गलत शख्स है जिसने बिल ड्रा किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद ड्राई इस बात से मुकर नहीं सकता। इस बात को डिनाई करने के लिए उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको ज़रूर होगी इस बात में समझने के लिए, पर फिर भी आप समझ जाएंगे। अगर 1-2 बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में बात आ जाएगी। मतलब कैसे? नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रायर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू इंडोर्स इट। मतलब किसी भी एक्सेप्टर को एक बार कोई शख्स, मतलब ए है, 3 पार्टीज हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने कोई चिट्ठी भेजी बी पर, मतलब ए क्या हुआ? ड्रायर। बी क्या हुआ? ड्राई। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया? ओके कर लिया। ओके करने के बाद, मतलब ओके कर लिया। ए ने किसके नाम पे चिट्ठी दी? सी के नाम पर, बी पर दी। बी ने ओके कर लिया। बी ने जब ओके कर लिया तो फिर सी ने कहा कि भाई अब मुझे पे करेंगे ये पैसे। बी ने कहा हाँ मैं पे करूँगा, ए ने कहा है, ठीक है। बी आगे चलकर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ए ने जो है, जो ये बिल ड्रा किया है, ये जो चिट्ठी भेजी है, वो तो ए ने जो है गलत भेजी है। ये तो किसको भेजनी चाहिए थी? ये तो एक्स को भेजनी चाहिए थी। अरे बस समझ, ये तो गलत बात है फिर, ठीक है। अब उसको इजाज़त नहीं मिलेगी बी को कि आप इस बात से इनकार करें कि जो हमारे पास ए के पास अथॉरिटी नहीं थी। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। नॉर शैल एनी बेली और लाइसनी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसनर। यहाँ पर हम एक बात पर बात करेंगे, बेलमेंट पर। बेलमेंट के अंदर 2 पार्टी होती हैं। एक बेलर, मतलब कोई हमारे पास चीज़ रखने वाला, और एक होता है वो बेली, जो चीज़ अपने पास रखता है। मतलब कोई उधार चीज़ देने वाला, ज़मानत पे कोई चीज़ देने वाला, उसको बेलर कहते हैं, और रखने वाले को कहते हैं बेली, ठीक है। अब जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल जो हुआ है ना, वो बेलर हुआ है, ठीक है।
अरे बस समझ, वो लफ्ज़ जहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ बेली, ठीक है। नॉर शल एनी बेली बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर हैड एट द टाइम वेन द बेलमेंट कमिंस्ड, ठीक है, अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट। यहाँ तक बात क्लियर आ गई, क्योंकि मैं पहले आपको बेलमेंट समझ रहा हूँ। कोई भी बेली जो है मतलब जिसके पास कोई चीज़ रखी गई है, गिरवी रखी गई है, कोई ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखी गई है, ठीक है, जो शख्स देने आता है, ठीक है, जो चीज़ रख के जाता है उसके नाम पर आगे चल के वो ये नहीं कह सकता है कि जिस शख्स ने मेरे पास ये चीज़ रखवाई है उसके पास तो वो जो है उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं था, ठीक है, या फिर उसके पास तो क्या नाम है, और हमारे पास जब ये बेलमेंट स्टार्ट हुई, ज़मानत हमसे जब से स्टार्ट हुई उस वक्त इसके पास तो कोई इजाज़त ही नहीं थी, इसके पास तो कोई टाइटल ही नहीं था उस बात का। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर उस बात से इसको इनकार किया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा, एस्टोपल जो है वो उसको रोक लेगा। अब चले जाते हैं हम लाइसेंस पर। अब किसी शख्स ने बेलमेंट, आपको समझ आ गई या नहीं, कोई ए है, कोई चीज़ बी के पास रखता है, ठीक है, तो मतलब बेलमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ए क्या हो गया, बेलर हो गया, बी क्या हो गया, बेली, ठीक है। ए ने क्या रखा है, आईफोन रखा है, क्या रखा है, आईफोन। बी आगे चलकर ये नहीं कह सकता है कि ये जो आईफोन जो है वो ए का नहीं है, ये बी नहीं कह सकता ऐसा। यहाँ तक बात क्लियर है। और लाइसेंस की बात आ जाती है, कोई ए है, ठीक है, कोई इजाज़त देता है किसको, बी को, किसी भी चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको गार्डन वगैरह के कहा उसके लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। गार्डन के लिए ये बात समझ में आ गई कि ए ने बी को कोई गार्डन किराए पर दी, ठीक है, तो अब हमारे पास ए क्या है, लाइसनर, और बी क्या है, लाइसनी, ठीक है। ए बी ने ए से ली कोई इजाज़तनामा लिया, कोई लाइसेंस लिया। अब बी आगे चलकर ये मना नहीं कर सकता कि ये गार्डन जो है ये हमारे पास ए का नहीं है। अरे बस इससे बी को रोका जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया गया है कि द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय होम इट परपोर्स टू हैव बीन ड्रॉन। मतलब जो एक्सेप्टर जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, वो इस बात का प्ली ले सकता है, मतलब जो एक्सेप्टर है वो ये इनकार कर सकता है कि हकीकत में जिस शख्स से बिल ड्रा होना चाहिए था उसने ड्रा नहीं किया। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। हकीकत में ये बिल उसने ड्रा नहीं किया जिसे करना था। ये है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है, इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बीड टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, अगर कोई शख्स बेली जो है वो चीज़ें किसी और शख्स को दे देता है अपने बेलर के अलावा किसी और शख्स को, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड राइट टू देम इज अगेंस्ट द बेलर, पर तो फिर इस शख्स को, इस बेली को ये बात साबित करनी होगी कि उस शख्स का ज़्यादा राइट था बेलर से। ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई होगी। ये एक्सप्लेनेशन 2 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई ए है, उसके बेलर है, ठीक है, क्या है, ए क्या है, बेलर है, बी क्या है, बेली है। ए आता है बी के पास कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, आप ये आईफोन रखें मेरा, क्या रखें, ये आईफोन है मेरा, ठीक है, ये मैंने नया आईफोन लिया है 3 लाख का, ये आप अपने पास रखें। बी ने रख लिया, बी क्या है, बी बेली है। अब बी क्या करता है, इस आईफोन को सी को दे देता है, किसको दे देता है, सी को दे देता है, ठीक है। तो अब बी को ये साबित करना होगा कोर्ट के अंदर कि ये जो आईफोन का जो राइट है, ठीक है, क्योंकि रखा तो बी के पास तो ए ने रखा था, बी को तो जो कानूनन जो है, जो इसका फ़र्ज़ है वो तो इस ए को ही वापस करना है। आ रही बात समझ, मगर इसने सी को दे दिया। अब अगर सी को दे दिया है तो बी को ये बात साबित करनी होगी कि ए से ज़्यादा सी का इस फ़ोन पर राइट है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी बात अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। जब मैं ये क्लियर, जब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जब ये
लेक्चर्स दूंगा तो ये सब बातें जो है डिटेल में आ जाएंगी। बोर्ड पर जब पढ़ाऊँगा तो बातें ये सब आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखा करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। थैंक यू सो मच।